नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो जिसमें जीएस पूछी जाती है उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराते हैं। पहले थ्योरी कराते हैं, फिर एमसीक्यूज और वन लाइनर भी सॉल्व कराते हैं, जो कि एग्जाम के टाइम में उसमें धार देने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। 90 से 95% लोग जो तैयारी करते हैं उनमें ये चीज की कमी होती है कि वो एमसीक्यूज और वन लाइनर पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम सभी चीजों को एक ही साथ लेकर के आए हैं विद बेस्ट क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन शुरू कर चुके हैं। हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया है, संविधान सभा पढ़ लिया है, संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ चुके हैं और उसके संबंध में हमने 100 से ज्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो अब हम लोगों का अगला चैप्टर शुरू होता है संविधान की विशेषताएं। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए हुए। तो दोस्तों अब संविधान की विशेषताओं में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जैसे संविधान की विशेषताओं में जैसे अपना संविधान जो भारतीय संविधान है ये सबसे विशालतम संविधान है। विशालतम संविधान का मतलब विश्व का सबसे विशालतम संविधान। हम लोग पढ़े ही हैं, इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। और तो इस संबंध में जो विशालतम संविधान है भारत का, ये किसने कहा है? ये आइवर जेनिंग्स ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि भारत का संविधान विश्व का विशालतम संविधान है, ये किसने कहा? तो ब्रिटिश विधिशास्त्री आइवर जेनिंग्स ने कहा है। एक एक पॉइंट इसका जो है, एक एक टॉपिक इसका बहुत ही यूजफुल है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, इसकी चिंता मत कीजिए आप लोग। अब अगला देखते हैं। अच्छा, विश्व इतना विशालतम क्यों हो गया भारत का संविधान? वो भारत की स्थिति के अनुसार हो गया है, क्योंकि भारत की भौगोलिक विविधता और विशालता है, इसलिए भारत का संविधान भी सभी प्रकार के धर्म, सभी प्रकार की जातियां, सभी प्रकार की विविधताओं को समाहित करने के लिए, उनके लिए अलग अलग प्रावधान करने के लिए हमारा संविधान इतना बड़ा हो गया है। ठीक, अब उसके बाद अगला पॉइंट किस लिए विशाल हो गया है? संघीय व्यवस्था होने के बावजूद। संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भारत का संघ और राज्यों का एक संविधान है, ये ध्यान दीजिएगा। संघीय व्यवस्था हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है संघीय व्यवस्था? जहां कहीं भी संघ और राज्य मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंध आएगा वहां संघीय व्यवस्था आ जाएगा। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था अन्य देशों में जैसे अमेरिका में हो गया, ठीक है, वहां पे क्या है कि दो संविधान है, ठीक, केंद्र के लिए अलग है, राज्यों के लिए अलग है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संघ के लिए भी और राज्य के लिए भी एक ही संविधान है कि नहीं? इसलिए सभी को समाहित करने के लिए प्रावधान काफी बड़े हो गए हैं। तो ये हमको ध्यान देना है कि भारत का संविधान जो है विशालतम क्यों हो गया है। अब तीसरा प्रभाव ऐतिहासिक दस्तावेज है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज में सबसे ज्यादा 1935 का अधिनियम है, हम लोग पढ़े। लगभग 250 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से प्रभावित है कि नहीं? और नेहरू रिपोर्ट का प्रभाव रहा है। तो नेहरू रिपोर्ट क्या था? 1928 में आया था। बर्केनहेड जो था ब्रिटिश व्यक्ति थे, बर्केनहेड, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि आप लोग संविधान नहीं बना सकते हैं। तो इस संबंध में 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक हुई थी और उसमें नेहरू रिपोर्ट पास किया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट में प्रावधान था मौलिक अधिकारों का, नेहरू रिपोर्ट में प्रावधान था नागरिकता का, मताधिकार का। तो उन सब का भी प्रभाव हमारे संविधान में पड़ा है, इसलिए संविधान दस्तावेज काफी विशाल हो गया है। और हम लोग अभी पिछले सेशन में पढ़े थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे उसमें भी नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए थे। तो ये सारी चीजों का भी प्रभाव पड़ा है। तो क्या क्या प्रभाव पड़ा है कि विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया है, विशालतम संविधान हो गया है, विभिन्न देशों के प्रावधान से लिया गया है। और दूसरा प्रावधान क्या हो गया है कि संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान हो गया है कि नहीं? भारत की विशालता, भौगोलिक जो है विविधता के कारण जो है संविधान बड़ा हो गया है काफी। ठीक, अब इस संबंध में जो हार्डग्रेव है, हार्डग्रेव एक विधिशास्त्री, ये कहते हैं भारतीय संविधान के लगभग 250 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। तो इसमें कोई बात नहीं, बस हार्डग्रेव ध्यान नाम रखना है। अब अगला प्रावधान क्या है कि विदेशी संविधानों के प्रावधान है। हमारे संविधान की विशालता का एक प्रमुख कारण क्या? विदेशी संविधान के प्रभाव है। इसके पिछले चैप्टर में हम लोग विदेशी संविधान, विदेशी स्रोतों का संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा है ये पढ़ ही चुके हैं। तो अगर नहीं देखे होंगे, मस्ट वॉच सेशन है, जरूर देखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, पूरे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे आपके वहां पर। ठीक, अब संविधान सभा में विशेषज्ञों की भरमार थी, तमाम विशेषज्ञ थे, वल्लभ भाई पटेल थे, है कि नहीं, तेज बहादुर सप्रू भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, ये सब वकील थे, सबका प्रभाव भी पड़ा है कि नहीं? अब अगला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, ये पूछ लेता आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान के संबंध में क्या कहा। तो आइवर जेनिक्स ने क्या कहा था? विश्व का विशालतम संविधान।
विश्व का विशालतम संविधान भारत का है, किसने कहा था? आइवर जेनिक्स ने। और वकीलों का स्वर्ग भी कहा, ये इंपॉर्टेंट, वकीलों, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा प्रावधान है, भाषा भी जटिल है काफी संविधान की, तो उसकी व्याख्या करने का काम यदि किसी व्यक्ति का केस वकील के पास जाता है तो वकील अपने अनुसार जो है कभी कभी उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है, इसलिए इसको वकीलों का भी स्वर्ग कहा गया। उसकी व्याख्या का कार्य वकील ही करते हैं, ठीक, इसलिए। अब इसका कारण क्या है? विशालता और भाषा शैली, ये भी बता चुके हैं हम, ठीक। अब अगला आता है गृहीत संविधान। अब हम लोग अपने भारतीय संविधान को उधार का थैला कह देते हैं, जो कि एक नकारात्मक टिप्पणी, उधार का थैला नहीं है, हमने ग्रहण किया है। आंतरिक स्रोत नेहरू रिपोर्ट और 1935 अधिनियम, बाह्य स्रोत जो विदेशी संविधान, आयरलैंड के संविधान से जैसे नीति निदेशक तत्व लिए गए, अमेरिका से मूल अधिकार, रूस से मौलिक कर्तव्य, इंग्लैंड से जो है संसदीय प्रणाली ली है, जर्मनी से आपात उपबंध लिया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया है कि नहीं, फ्रांस से स्वतंत्रता समानता बंधुत्व लिया है, रूस से सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी लिया। तो ये सारे जो बाह्य स्रोत के प्रावधान है, उसके कारण भी हमारा संविधान विशाल हो गया है और उसके कारण भी गृहीत संविधान है। इन सब चीजों को हमने ग्रहण किया है, परंतु अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन किया है और फिर हमने उसको ग्रहण किया है। तो हमने ऐसा नहीं उधार लिया दूसरे से और रख लिया, ऐसे उधार नहीं है। तो इसमें लिखा है उधार का थैला कहना एक नकारात्मक टिप्पणी है, नहीं, हमारा संविधान ग्रहण किया है, हमने ग्रहण किया और अपने स्थिति के अनुसार उसको अपनाया है, उसमें परिवर्तन किया है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसी संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ही यही कथन कहते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया है। हमने विश्व के अनेक संविधानों पर अध्ययन किया और उसके बाद अपनी स्थिति के अनुसार हमने उसको लागू किया है कि नहीं, उसमें परिवर्तन करके उसको लागू किया। अब अगला जाता है संविधान की विशेषताओं में, ये हो गया कि पहला क्या है, विशालतम संविधान है, दूसरा क्या है, गृहीत संविधान है, तीसरा क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में किसकी सर्वोच्चता है? संसद की नहीं, न्यायपालिका की नहीं, संविधान की सर्वोच्चता है। जब 26 नवंबर 1949 को भारत की जनता ने या संविधान सभा ने क्या किया था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था, तो हमने संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया, ना कि संसदीय सर्वोच्चता को। अब अमेरिका में देखिए, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, ये ध्यान, यहां से क्वेश्चन पूछता है। अब ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, ये ध्यान देना, ब्रिटेन में संसद जो कहेगी वही अंतिम होगा, ठीक है। ये सब चीजें हमको ध्यान देनी है। पहला हो गया विशालतम संविधान, दूसरा हो गया गृहीत संविधान, तीसरा हो गया संविधान की सर्वोच्चता, ये सब संविधान की विशेषताएं हैं। चौथा हो गया एक गतिशील दस्तावेज है कि नहीं। अब भारत का संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को, है कि नहीं। 15 अनुच्छेद लागू किए गए, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को शेष संविधान के अनुच्छेद लागू किए गए। तो हमारा संविधान 1949-50 से आज 77 साल हो गए करीब, तो उसमें अभी तक टिका हुआ वही संविधान है कि नहीं। तमाम देश स्वतंत्र होते हैं, उनके तमाम संविधान बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन भारत का संविधान गतिशील है। क्यों? क्योंकि उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। हम भी जब अपने आप को संशोधित नहीं करते हैं तो हम भी बेकार हो जाते हैं, हमको अपने आप को संशोधित करते रहना होता है समय के अनुसार, है कि नहीं। हम लोग कहते हैं ना कि हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए, है कि नहीं। कुछ लोग होता कहते हैं नहीं मैं नहीं बदलूंगा, मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूंगा, है कि नहीं, मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूंगी, मैं नहीं बदलती, है कि नहीं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हम परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए संविधान हमारा जो है अभी तक प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अभी महिलाओं के लिए संशोधन बिल पास किया गया है कि नहीं, 33% लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहां से हम समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान की व्याख्या का प्रावधान है। संविधान की व्याख्या करती है संविधान, मान लीजिए न्यायालय क्या करता है कि मान लीजिए 10-20 साल पहले कोई निर्णय दिया है, फिर उसी विषय पर कोई अलग सा निर्णय दे देता है कि नहीं, पुराने निर्णय को पलटकर, न्यायिक पुनर्विलोकन, है कि नहीं। तो क्या हो, इसको क्या कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। तो इसीलिए मतलब पिछला समय कुछ और था, उस समय में वो परिस्थितियां सही थी तो वो निर्णय दिया गया, परंतु वर्तमान समय में आज की परिस्थितियां कुछ और है, इसलिए अलग निर्णय दिया गया। जैसे समलैंगिकता के संबंध में न्यायालय निर्णय देता है, संवैधानिक नैतिकता के संबंध में न्यायालय निर्णय देता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें संविधान की व्याख्या का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय का है। अब अगला देख लेते हैं, सरकारों के निर्माण व संचालन की रूपरेखा निर्धारित करता है। संविधान में लिखा ये होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित होते हैं। पहली क्लास का पहला स्टेटमेंट हमारा यही है जब संविधान की हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे, ठीक। अब अगला परिवर्तनशील वातावरण में कार्य करना। भाई परिवर्तनशील वातावरण, नित्य परिवर्तन होता ही रहता है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है।
है कि नहीं। तो उसी के अनुसार हम भी अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं और संविधान भी परिवर्तनशील वातावरण में कार्य करता है। अब अगला जाता है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण में क्या है, नागरिक अधिकारों की रक्षा तो आवश्यक है। पहले क्या होता था, राजतंत्रात्मक प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मतलब कार्य करना, विधि बनाना, न्याय देना सब राजा का कार्य होता था। तो उसमें नागरिक अधिकारों की उतनी रक्षा नहीं हो पाती थी। जैसे लुई 14वां कहता था, मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है कि नहीं। तो वो आताताई शासन था, तानाशाही शासन था, वो जो कह देता था वही कार्य होता था। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर विधायिका का कार्य अलग कर दिया गया, न्यायपालिका कार्य अलग कर दिया गया, व्यवस्थापिका का कार्य अलग कर दिया गया है। सभी अंगों के कार्य, सभी संस्थाओं के कार्य को अलग अलग कर दिया गया है कि नहीं। तो इसीलिए हमारी संविधान में भी अनुच्छेद 50 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। और जो भी स्टेटमेंट बोले ना वो भी पूछ लेता है किसका कथन, तो लुई 14वें का कथन है, मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है कि नहीं। तो ये, और तीसरा और छठा क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। तो इस तरीके से संसदीय शासन प्रणाली तो हमारे संविधान में है ही, हमारी वर्तमान शासन व्यवस्था में है ही। हम देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, तमाम उसके प्रावधान अभी पढ़ेंगे आगे, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं थी। तो हम लोग देख चुके हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या थी, इसको आप लोग बढ़िया से रिवीजन करिएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, या उसी को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं। तो उन दोनों में क्या अंतर है ये भी देखते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब देखिए, संसदीय शासन प्रणाली का जो जनक है ना वो यूके है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अमेरिका है। यहां ध्यान देते हैं, यहां से क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। और संसदीय शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि वेस्टमिंस्टर ब्रिटेन में एक जगह है, इसी के आधार पर वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। और अध्यक्षात्मक प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं, ठीक, ये ध्यान देना आवश्यक है। उसके बाद देखिए, शक्तियों का लचीला पृथक्करण होता है। हमारे यहाँ मतलब संसदीय शासन प्रणाली में शक्तियों का लचीला पृथक्करण होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक में कठोर पृथक्करण होता है। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। अब संसदात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों के समन्वय सिद्धांत पर बल दिया गया। कार्यपालिका विधायिका में समन्वय होता है कि नहीं। परंतु अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अवरोध एवं संतुलन पर बल होता है। जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों एक दूसरे के अंगों पर अवरोध, मतलब कोई तानाशाह न हो जाए तो अवरोध और नियंत्रण स्थापित करते हैं, संतुलन, ताकि संतुलन बना रहे। इस चीज के लिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अवरोध एवं संतुलन पर बल दिया गया है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में समन्वय, जैसे कार्यपालिका और विधायिका का समन्वय आपस में सामंजस्य के रूप में कार्य करते हैं, यहां पर वो बल दिया गया है, ठीक। अब आगे देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका का मतलब, जैसे हम देखते हैं कि स्थिर कार्यपालिका और अस्थिर कार्यपालिका। स्थिर कार्यपालिका का मतलब ऐसी कार्यपालिका जो स्थिर हो, मतलब प्रशासनिक कार्यपालिका हो, जैसे 60 साल के बाद रिटायर होते हैं तो वो स्थिर कार्यपालिका, उसी को प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं। और राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थिर कार्यपालिका है, जैसे राजनेताओं की कार्यपालिका वो अस्थिर है, राजनीतिक कार्यपालिका है। तो दोहरी कार्यपालिका हो गई। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थिर क्यों है, क्योंकि लोकसभा को अविश्वास प्रस्ताव ला करके कभी भी भंग किया जा सकता है कि नहीं। तो ये चीजें हो गई, तो दोहरी कार्यपालिका इसमें हो गई। और इकहरी कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में इकहरी कार्यपालिका, वहां पर ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये हो गया। अब यहां पर देखिए, मंत्री का दोहरा दायित्व है। मंत्री का दोहरा दायित्व का मतलब, मंत्री जो होता है, एक मंत्री जो होता है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कि नहीं। यहां पर ये होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एकल उत्तरदायित्व होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि उसको राष्ट्रपति ही चुनता है, ठीक है। ये चीज दोहरा उत्तरदायित्व हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, और पेट में ये पूछा भी था अनुच्छेद 75 से संबंधित, ठीक। अब देखिए, अच्छा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व 75(2) में है और सामूहिक उत्तरदायित्व 75(3) में, ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। अब अगला जाता है मंत्रियों की नियुक्ति में सीमाएं व योग्यताएं। जो मंत्रियों, संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है उसमें उनकी सीमाएं होती हैं, उनकी योग्यताएं होती हैं। योग्यता निर्धारण किया जाता है, जैसे लोकसभा के लिए 25 वर्ष योग्यता हो गई और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष योग्यता हो गई। ये सारी चीजें, भारत का नागरिक हो, ये सारी चीजें योग्यताएं होती हैं मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित, ठीक है। योग्यता व सीमा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में योग्यता व सीमा नहीं होती है। राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री बना सकता है जिसका मन करता है, इसीलिए उसको किचन कैबिनेट भी कहते हैं, है कि नहीं। अब अगला पॉइंट आ जाता है, हम लोग देखते हैं
भारत में जो मंत्री होता है ना, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वो किचन कैबिनेट सिद्धांत लागू होता है। मतलब वो राष्ट्रपति जिसको चाहता है, अपने प्रियजनों को भी चाहता है तो उनको भी मंत्री बना देता है, ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन भारत में किसी भी भारत में क्या प्रणाली है, भारत में किसी भी सदन का वो सदस्य हो सकता है, लेकिन यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होगा वो। यहाँ भारत और यूके में एक अंतर हमको समझना है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य मंत्री हो सकता है, लेकिन यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब वहां की जो लोकसभा है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां की जो राज्यसभा है, तो वहां की जो लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य प्रधानमंत्री या मंत्री हो सकता है, ये ध्यान देना है। अब मंत्रीय सरकार का कार्यकाल अस्थिर होता है, अभी बताए, क्योंकि अस्थिर होने का कारण क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थिर कार्यपालिका कहते हैं क्योंकि कभी भी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, ये हो गया। लेकिन जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसकी कार्यपालिका स्थिर है, उसका स्थिर कार्यकाल होता है। अच्छा, अभी देखिए, निम्न सदन का विघटन हो सकता है, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हो सकता है कि नहीं, लेकिन वहां पर विघटन नहीं हो सकता है कि नहीं, ये चीज ध्यान देनी है। अब जैसे विघटन कौन करता है, हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब ब्रिटेन में ताज के द्वारा, मतलब वहां की सामग्री वहां के ताज के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन भारत में लोकसभा का राष्ट्रपति के द्वारा विघटन होता है, ये चीज ध्यान देनी है हम लोगों को। अब इसी को प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में देखते हैं प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है, चाहे भारत में देखें चाहे ब्रिटेन में देखते हैं, है कि नहीं। तो प्रधानमंत्री सरकार होती कहते हैं, और अमेरिका में देखें राष्ट्रपति सरकार होता है, वहां के राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं, है कि नहीं। तो यहां से अंतर हम लोग समझ सकते हैं। लोकसभा निम्न सदन के संसदीय शासन प्रणाली निम्न सदन के बहुमत पर आधारित होती है, लेकिन वहां पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये चीजें ध्यान देनी है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर पूछता है, ये ध्यान देना है आप लोगों को। अब हम लोग देख लेते हैं, भारत में भी संसदीय प्रणाली है, ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है, तो उन दोनों संसदीय प्रणाली में क्या डिफरेंस है हम ये देख लेते हैं, ठीक है। संसदीय पर क्या असमानताएं हैं ये देख लेते हैं। तो भारत और ब्रिटेन में, अब देखिए, भारत में गणतंत्रात्मक प्रणाली है, लेकिन ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक प्रणाली है। अब गणतंत्रात्मक प्रणाली का मतलब होता है जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, जैसे राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, है नहीं। लेकिन ब्रिटेन में जो राजतंत्र में जो राज्य का अध्यक्ष, जो वहां का ताज होता है, वो आनुवांशिक होता है, ये अंतर। गणतंत्र का मतलब यही होता है, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति मतलब एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से होनी चाहिए, वो होता है गणतंत्रीय प्रणाली। ना राजतंत्रात्मक प्रणाली में क्या होता है, वो आनुवांशिक रूप से होता है। यहाँ पर अंतर हमको समझ लिए हैं, समझना आवश्यक है। अब अगला क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। भारत में भी हम लोग ऊपर पढ़े संविधान सर्वोच्च है, लेकिन ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, ये ध्यान देना है, ठीक है। वहां के संसद जो कह दिए, संसद में जो विधि पास, ठीक है। यहाँ पर संविधान के अनुसार ही सारे कार्य होंगे। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, अमेरिका में न्यायपालिकाई सर्वोच्चता है, ये ध्यान देना है। भारत में संघीय व्यवस्था है, ये ध्यान देना। संघीय व्यवस्था जहां भी आएगा केंद्र और राज्य के बीच संबंध, तो भारत में ऐसा प्रावधान है, संघीय व्यवस्था है, परंतु ब्रिटेन में एकात्मक प्रणाली है कि नहीं, ये ध्यान देना है। अब भारत में लिखित संविधान है, वहां पर अलिखित संविधान है, ये तो पता ही होगा, है कि नहीं। अब भारत में जो न्यायपालिका का पूर्णतः वह स्वतंत्र है, भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, लेकिन ब्रिटेन में पहले न्यायपालिका का प्रावधान नहीं था। ब्रिटेन में 2009 से स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान आया है, ये ध्यान देना हम लोगों को, ठीक है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ही जो है भारतीय संविधान को जो है गतिशील बनाए हुए है, प्रासंगिक बनाए हुए है, क्योंकि 20 साल पहले जो न्यायालय ने निर्णय दिया, आज उस न्यायालय निर्णय बदल भी सकता है। विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जा सकते हैं, और यदि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो उनमें न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। और अगला क्या है, पीएम किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जो प्रधानमंत्री होता है, हमारे यहाँ राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है और लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है। जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा से, असम से सदस्य थे राज्यसभा में, और वो प्रधानमंत्री के पद पर थे। लेकिन इंग्लैंड में केवल हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब वहां की लोकसभा, वहां की उच्च सदन, वहां की निम्न सदन का सदस्य हो सकता है, ये ध्यान देना है।
और भारत में 6 माह तक बिना सदस्यता के वो पद धारण कर सकता है और उसके बाद 6 माह बाद उसको जो है कहीं से चुनाव जीतना होगा। भारत में ये प्रावधान है, लेकिन एक ब्रिटेन में ऐसा प्रावधान नहीं है, यहाँ ध्यान देना है। और भारत में मंत्री संसद का सदस्य बने बिना 6 माह तक रह सकता है, अभी बने, वहां पर ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत में राज्यसभा निर्वाचित सदन है, भारत में भी राज्यसभा का निर्वाचन होता है। और पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो भारत में राज्यसभा के जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये मनोनयन की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइएगा। अब लेकिन इंग्लैंड में क्या है कि मनोनीत होते हैं, वहां की जो राज्यसभा का सदस्य होता है वो मनोनीत होता है या आनुवांशिक होता है, ठीक है, 2 होते हैं, मनोनीत भी होता है और आनुवांशिक भी होता है, ठीक। अब अगला देख लेते हैं, भारत में छाया मंत्रिमंडल नहीं है, ये प्रावधान इंपॉर्टेंट है, भारत में होना चाहिए ऐसा प्रावधान, लेकिन ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल है। छाया मंत्रिमंडल का क्या कार्य होता है, जैसे हम लोग आज देखते हैं ना, पक्ष जो कह दिया वो विपक्ष उसका विरोध है करेगा, है कि नहीं, और विपक्ष जो कह दिया उसका पक्ष विरोध ही करेगा हमेशा, चाहे बात सही हो चाहे गलत हो, सिर्फ अपने राजनीतिक हित के लिए। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, इंग्लैंड में यदि पक्ष सही कार्य कर रहा है तो विपक्ष उसकी तारीफ करता है, विपक्ष उसमें सहयोग भी देता है। तो भारत में ऐसा प्रावधान नहीं, भारत में ऐसे राजनीतिक नैतिकता के विकास की आवश्यकता है भारत में, है कि नहीं, तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। अब भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दल हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, बसपा है कि नहीं, सपा है, तमाम पार्टियां हैं, आप है कि नहीं। तो अब लेकिन ब्रिटेन में 2 दल ही है केवल, ठीक है, ये ध्यान देना है। ये हो गई ब्रिटेन और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में असमानता। अब हम लोग देखते हैं समानता क्या है। तो समानता क्या है, जैसे भारत में राष्ट्रपति है वहां भी ताज है, तो ताज की भांति भारत में क्या है, राष्ट्रपति है, क्योंकि हमने संसदीय शासन प्रणाली वहीं से ली है, तो सारी संसदात्मक विशेषताएं वहां जो है वहां यहाँ भी है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मंत्रिपरिषद ब्रिटेन में भी है, यहाँ भी है, मंत्रिमंडल ब्रिटेन में भी, यहाँ भी, मंत्रिमंडलीय समिति वहां भी, यहाँ भी, मंत्रिमंडलीय सचिव वहां का भी प्रावधान है, यहाँ भी। संसदीय विशेषाधिकार प्रणाली पिछले में पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 105 और 194, 105 संसद के तहत और 94 विधान सभा के तहत, ठीक है, ये हमको देखना है, ठीक। तो ये चीजें हो गई, तो संसदीय विशेषाधिकार प्रणाली भी ली गई है। तो अब इसके बाद आता है, हम लोग देखते हैं संघीय प्रणाली के क्या लक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि संघीय शासन प्रणाली के लक्षण बताइए, विकल्प दे देता है, उसमें छांटना होता है कि नहीं। अब जब भी, अब पहले ही बता चुके हैं, जब भी संघीय शासन प्रणाली शब्द आएगा वहां पर हमको 2 चीजें देख, राज्य और केंद्र में संबंध, संघ और राज्य में संबंध देखना है, ठीक है। शक्तियों का वितरण देखना है, पहला केंद्र और राज्य आ गया, केंद्र और राज्य में शक्तियों का वितरण। दोहरा संविधान देखना है, केंद्र और राज्य में दोहरा संविधान, ये संघीय शासन प्रणाली का लक्षण है। लेकिन भारत में संघीय शासन प्रणाली है, लेकिन ये वाला प्रावधान नहीं है, क्योंकि भारत में एकल संविधान है, और तभी तो भारत का संविधान विश्व का विशालतम संविधान हो जाता है। इसका एक कारण ये भी अभी ऊपर पढ़े हैं, क्योंकि भारत में संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान है कि नहीं, अन्य देशों में अलग अलग संविधान भी हैं। और दोहरी राज्य व्यवस्था है, केंद्र और राज्य में देखते हैं हम दोहरी शासन होती है, केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार, दोहरी राज्य व्यवस्था हो गई। 2 हर जगह आएगा संघीय में, है कि नहीं। अब द्विसदनात्मक व्यवस्था देखिए, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है कि नहीं, ये चीज ध्यान देनी है। अब अगला 2 आ गया, फिर दोहरी नागरिकता। अब भारतीय जो संघात्मक विशेषता है उसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में कौन कौन से प्रावधान नहीं, इसमें एक दोहरी नागरिक व्यवस्था, दोहरा संविधान और दोहरी नागरिकता, ये दोनों भारतीय संघात्मक प्रणाली की विशेषताएं नहीं है, शेष सभी हैं। लेकिन अगर पूछता है संघीय विशेषता तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। यदि भारत के संदर्भ में भी पूछता है तो दोहरा संविधान और दोहरी नागरिकता हट जाएगा, ठीक। उसके बाद आ जाता है संविधान की सर्वोच्चता, तो संविधान की सर्वोच्चता होता ही है। फिर आ जाएगा लिखित संविधान है, कठोर संविधान है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, संघीय शासन व्यवस्था में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें क्या होता है, संघीय शासन प्रणाली की एक विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, और जो एकात्मक शासन प्रणाली है वहां एकीकृत न्यायपालिका है।
इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा। यहां से हमको एकीकृत न्यायपालिका और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका में अंतर देखना पड़ेगा। एकीकृत न्यायपालिका एकल संविधान की विशेषता है कि नहीं, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका संघात्मक संविधान की विशेषता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अब देखिए अगला आ जाता है कि ये भारत के संघीय लक्षण में दोहरा संविधान और दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही अभी सब चीज जो बताएं, बस दो ही चीज में ध्यान देना है आपको, एक दोहरा संविधान, दोहरी नागरिकता और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। इन चीजों में ध्यान दीजिएगा। जब भी आए तो कान खड़े, पांचों इंद्रियां एकाग्र, है कि नहीं, सभी इंद्रियां एकाग्र हो जानी चाहिए जब भी ये क्वेश्चन आए। ठीक, अब देखिए अब अगला है भारतीय संविधान के बारे में कुछ विद्वानों ने कुछ अलग अलग बातें कही हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से भी आपको याद करा देंगे सारा, क्योंकि आपको पता ही है बहुत आसान तरीके से हम चीजों को बता देते हैं। अब अगला देखिए आता है केसी वियर भारत को क्या कहते हैं, अर्ध संघ कहते हैं, कि भारतीय अर्ध संघ, भारतीय संघीय प्रणाली अर्ध संघीय प्रणाली है, केसी वियर कहते हैं। इसको बहुत आसान याद करना। देखिए वियर, इनका नाम है आधा है, आधे से शुरुआत हो रही है इनके नाम की, वियर, लेकिन आधा वाह। जब नाम में आधे से शुरुआत है तो आधा कहेंगे ही, है कि नहीं। तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, हो गया ना याद। वियर अर्ध संघ, 2-2-3-3 साल हो जाता है, लोग याद नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं 4-5 उसमें, है कि नहीं। अब अगला आता है मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स में समझौते वाला संघ का, बड़ी आसानी से अभी ये भी याद हो जाएगा। अब देखिए मॉरिस जोन्स, थोड़ा सा रिलेट करेंगे। मॉरिस जोन्स का जो आखिरी शब्द है सा है, और जो इनका पहला शब्द है वो माँ है कि नहीं। तो सा मा सम हो गया, यहां से चले जाएंगे ऐसे माँ पे सम। अब सम मतलब समझौते वाला संघ कहा है कि नहीं। ऐसे रटते रहेंगे, याद नहीं होगा, भूल जाएगा। वियर का समझौता कर देंगे और जॉन्स का अर्ध संघ कर देंगे, तो यहां से ये चीज ध्यान देनी है। तो वियर अर्ध संघ, मॉरिस जोन्स आए तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, समझौते वाला संघ, है कि नहीं। ये हो गया। स्टेटमेंट तो याद होता है समझौते वाला संघ, लेकिन नाम में कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे याद रिलेट करके याद कर लेना है। ठीक, हमने ऐसे याद किया भाई है। अब ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन सहकारी संघवाद कहा है। ठीक है, तो इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी जब दो चीजों का ट्रिक मिल गया है। अब अगला आ जाता आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने शक्तिशाली केंद्रीकरण की प्रकृति वाला संघ कहा है। ठीक है, ये हम देखें। अब आइवर जेनिंग्स ने शक्तिशाली केंद्रीकरण की प्रकृति वाला संघ कहा है, और आइवर जेनिंग्स ने भी ऊपर पढ़ चुके हैं विशालतम संविधान कहा है, और वकीलों का नरक, वकीलों का स्वर्ग कहा है कि नहीं, आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को याद होगा, वियर नाम आधा है तो क्या हो गया, अर्ध संघ हो गया। मॉरिस जोन्स समझौते वाला संघ है। ग्रेनविल ऑस्टिन सहकारी संघवाद कहा। आइवर जेनिंग्स शक्तिशाली केंद्रीकरण वाला शक्तिशाली केंद्रीकरण की प्रकृति वाला संघ कहा, और वकीलों का स्वर्ग कहा है, विशालतम संविधान कहा है। ये सारी चीजें हो गई। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने संविधान की विशेषताएं पढ़ ली है। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, और अब अगला सेशन हम लोगों का आएगा संविधान की विशेषताओं की बात। हम इसके संबंध में, क्योंकि हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके संबंध में एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते हैं, और वन लाइनर भी सॉल्व करते हैं, तभी हमारे लोगों के तैयारी में धार आती है। और 90 से 95% लोग ऐसा नहीं करते, इसीलिए वो सिलेक्शन से दूर रहते हैं। इसीलिए उनकी चीजें, उनकी मेमोरी में चीजें लॉन्ग टर्म तक बनी नहीं रहती हैं। तो दोस्तों सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।